हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू करते हैं सूखी डाली। नेक्स्ट लेक्चर में हमने मंजली बहू क्यों खिकी खिकी करती है वहां पर हम रुके थे, और मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे क्यों मंजली भाभी खिकी खिकी कर रही। तो अभी हम उसके आगे पढ़ेंगे कि क्या बात हुई थी जो मंजली भाभी खिकी खिकी कर रही थी। पेज नंबर 44 पे हमने कंप्लीट किया था, 45 से स्टार्ट करते। यह भाभी भी है ना, बस हंसे जा रहे हैं, कुछ बता दी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है, हम हंसते जाते हैं, सामने वाला पूछता है कुछ बताओगे तो और हंसते हैं। ऐसा और कब होता है पता है आपको? जब कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि हम रो पड़ते हैं, तो कोई देखे अरे क्या हो गया, हम क्या हो गया 10 बार बोलेंगे, तभी भी वो रोते जाएगी। फिर हमें रोक देना चाहिए, हमें शांत हो जाओ, शांत होने के बाद फिर उसको पूछो। सेम हंसने का रीजन। वैसे मंजली बहू हंसती जा रही है। मंजली बहू मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ती है। अरे आखिर कुछ कहो भी। पता है वो क्यों हंस रही थी? ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया था। अब मैंने लिखा है कि सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य क्या है। मैंने आपको लास्ट पीरियड में भी बताया था, इसके 2 पॉइंट है कि अगर जॉइंट परिवार है तो वहां अनबन थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन बाद में अगर आपसी समझदारी हो। देखो क्या लिखा है, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखी सूखी डाली यह एक संयुक्त परिवार का चित्रण करने वाली एकांकी है। इस कहानी का उद्देश्य है कि आपसी समझदारी तथा सहनशीलता, एक दूसरे के बीच समझदारी स्वभाव होना चाहिए। हमें एक दूसरे को समझना है, उसके बारे में उल्टा अर्थ नहीं लेना है, से बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। जो यहाँ पर हुआ, दादाजी ने बेला को समझ लिया कि बेला के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि छोटों के सामने बड़े झुक गए, ऐसा नहीं था, लेकिन उसके साथ क्या व्यवहार करना है वो समझ गए। उसके बाद उसने बड़ी समस्या का सामना किया, घर को टूटने से बचाया। बहुत बड़ी समस्या थी वो। अगर दादा मोहनदास तब कह दे बहू को कि खुद को क्या समझती है, अभी तो आई और अलग होने की बात कर रही, हो सकता है उल्टा सीधा अगर बोल भी देते तो बहू निकल ही जाती। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ये घर अलग हो, इसके लिए वो उसे समझाते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं। तो ये बताना इस एकांकी का उद्देश्य है। और दूसरा, परिवार की डोर अगर किसी एक के हाथ में होती है, इस परिवार में किसके हाथ में है वो डोर? दादा मूलराज के। इसीलिए तो वो परिवार कभी अलग नहीं हो सकता, और दादाजी ने इस संयुक्त परिवार को अलग नहीं होने दिया। ये बताना इस कहानी का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको नोटबुक में नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको एकांकी के शीर्षक की सार्थकता दिखाऊंगी। आपको जो भी मैं लिखाऊंगी आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, उसे पढ़ना है, क्योंकि आपको ये आंसर में लिखना है। इसके लिए आपको इसको बाय हार्ट ही करके रखना। ओके, हाँ। अभी मंजली बहू जो है वो क्यों हंस रही, देखो रीजन बता रही है। मंजली बहू, आज भाई परेश की वह गति बनी, गति अवस्था दशा कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। मुहावरा अंडरलाइन करो, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब बहुत लज्जित होना, बहुत शर्मिंदगी महसूस करना। अब बस बोले ओह, तुम्हारी हंसी भी वो क्या है, रोकने का नाम ही नहीं ले रही। मंजली बोलती मैं क्या करूं,
मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास चला गया। बेचारा शर्मिंदा हुआ और वो दादाजी के पास गया। बड़ी बहू पूछती इंदु से, इंदु बात क्या हुई? मंजली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, वो परेश की और बेला की बात सुनने नहीं गई थी। तो उसके बाजू का जो रूम है वहां पर कुछ सामान होगा, मैं वो सामान रखने गई थी। बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं और बहुत समझ भी नहीं पाई, मतलब अच्छे से सुनाई नहीं दी और दोनों क्या बोल रहे थे मैं समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे, दोनों पढ़े लिखे जो थे क्या कर रहे थे, अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। गिटपिट करना मतलब बोलना। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। ओ बाप रे, पारा चढ़ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बुखार बहुत ज्यादा था क्या? नहीं, बहुत गुस्से में थी। जैसे हम हमारे चालू लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तवा गरम है बहुत, रोटी सेक लो, कहने का मतलब बहुत गुस्सा है। वैसे इधर क्या कहा है, पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ, मतलब क्यों चढ़ा हुआ था, इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया। परेश ने कारण पूछा। ऑब्वियसली पूछेगा ही ना कि भाई पुरखों का है, वो हमारे बुजुर्गों का है, हमारे दादाजी उस पर बैठते थे। तो छोटी बहू ने पता है क्या बोला, मैं अंडरलाइन अवतरण, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। उसको वो फर्नीचर नहीं पसंद, लेकिन परेश उस फर्नीचर को नहीं निकाल सकता क्योंकि वो दादाजी का है, बड़े बुजुर्गों का है, हमारे दादाजी उस पर बैठते थे, हमारा सारा परिवार उसमें बैठता है, उनको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं है, तो मैं उसे कैसे निकालूं। परेश कहने लगा, देखो कह भी रहा है, हमारे बुजुर्ग, जो मैंने अभी आपको कहा वो कहना चाहता था, लेकिन बेला ने बात को रोक दिया, बात काट दी। और छोटी बहू ने कहा, कौन छोटी बहू? बेला, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? समझे कुछ? हमारे बुजुर्गों ने जो किया, जैसे परेश क्या कह रहा है कि हमारे बुजुर्ग इस पर बैठते थे, वो बैठते थे तो हमें बैठना जरूरी है क्या? ऐसा बेला चाहती है, इसलिए उसने उदाहरण क्या दिया कि हमारे बुजुर्ग नंगे बुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, मतलब बगैर चप्पल जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी बगैर चप्पल घूमे, उनका ऑब्जर्व करें? हंसती है। और जो सामान पड़ा था वो भी उठाकर बाहर फेंक दिया। बाप रे, और बेचारा परेश। फिर छोटी भाभी, छोटी बहू, यह तो परेश ने कहा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अवतरण, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। अगर ये बुजुर्गों को बैठने के लिए उस पर शर्म महसूस नहीं हुई या उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारा फर्नीचर गला सड़ा है, टूटा फूटा है, तो हमें इसे फेंक देना चाहिए। पहले लोग बहुत संभाल कर हर वस्तु का उपयोग करते थे। तुम्हारे घर में भी बुजुर्ग होंगे, हमारे घर में भी बुजुर्ग थे। एक साल की हुआ हमारे घर में ऑफ हो गए, नहीं तो मेरे ससुर जी जो थे, एक कुर्सी थी हमारे घर में, पहले ऐसे ना वायर की कुर्सी होती थी जिसको हम बांधा जा सकता था, तो वो कुर्सी टूट गई थी बहुत। तो हमने बोला कि पापा ये कुर्सी निकाल दो, हम उसके बदले नए ले लेंगे। नहीं 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 बेटा, क्यों, अच्छी तो है, मैं तो बैठ रहा हूँ उसके ऊपर। जब भी टूट जाती वो वापस बांध देते। तो मैंने क्या किया था, उसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा डाल दिया था ताकि वो जो टूटी है वो दिखे ना।
लेकिन जब तक वे थे तब तक उन्होंने वो चेयर हमें निकालने नहीं दी और हमने भी उनके लिए नहीं निकाले। उनको उस पर बैठना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, बैठने दो उनको। हाँ, वो थोड़ी अगर खराब लग रहे तो हमने उसके ऊपर कपड़े से ढक दिया तो अच्छे लगने लगे। मतलब ऐसे बुजुर्ग पहले थे। अभी हमारा कैसा कि जरा सा फर्नीचर खराब हुआ निकाल दो, नया बना। ऐसा होता है ना, आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं, पहले ऐसा नहीं था। हाँ, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अगर अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा, मतलब आपत्ति, रुकावट, बाधा, तो दादाजी पता है क्या कहेंगे? तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। मतलब क्या पोस्ट मिल गई तो बड़ा समझने लगा क्या? फर्नीचर को फेंकने लग गए? नहीं भाई, मैं नहीं कहूंगा। ऐसा परेश ने बेला को कहा। मंजली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक है तो कहा परेश ने, कुछ गलत है इसमें? नहीं। दादाजी बैठते थे, पिताजी बैठते थे, चाचा जी बैठते थे, वो भी इंसान ही थे, उनको कभी शर्म महसूस नहीं हुई। तो अब मैं कौन होता हूँ इस फर्नीचर को निकालने वाला? अगर मैंने दादाजी से कहा तो दादाजी क्या समझेंगे? ये नायब तहसीलदार हुआ तो उसका दिमाग खराब हो गया क्या? परेश मेरा बेटा भला, छोटी भाभी मतलब परेश की माँ, उसको पता है कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है। तब बहू ने कहा तो ना कहो, आपने कहना चाहते हो मत कहो, लेकिन मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के आसपास भी फटकने नहीं दूंगी, नहीं चाहिए मुझे। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है, लेकिन मैं इस फर्नीचर पे नहीं बैठूं। उससे अच्छा मैं चटाई डालूंगी, नीचे बैठूं। मेरे मायके में वापस क्या कहना चाहती होगी कि मेरे मायके में ऐसा फर्नीचर है, वैसा फर्नीचर है। फर्स्ट पेज में हमने देखा है कि वो हमेशा मायके का ही गुणगान गाती है। कपड़ा पहनना आता है मायके वालों, खाना पीना आता है मायके वालों, है? जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो सब गवार। ऐसा हिंदू ताना मारती है, हिंदू क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। मतलब हमेशा मायके के बारे में ही उनको सोचती है। और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। देखो, बच्ची एक बार लड़की जब शादी करके ससुराल आ जाती है तो ससुराल उसका अपना घर होता है। वो उसे कहते हैं ये मेरा घर है, लेकिन उसके मम्मी का घर उसके लिए मेरा नहीं होता है, वो मम्मी का घर हो जाता है। इसके लिए मम्मी का कंपैरिजन ससुराल में कभी भी ना करें। लेकिन बेला जब से आई है, हर बात में मेरे मम्मी के घर में ऐसा होता है, मैके में वैसा होता है, मेरे मैके में इतना बड़ा फर्नीचर है, इतना अच्छा फर्नीचर है, ऐसा उसने बखान किया। बखान करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। परेश क्या कहना चाहता था कि मैं दादाजी से ऐसा नहीं कहूंगा कि ये फर्नीचर निकाल दो। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि वो उन पर बैठते थे, उनको शर्म नहीं आई, तो मैं उनको कैसे कहूँ? लेकिन बेला ने परेश की एक बात नहीं मानी। बेचारे भीगी बिल्ली बनने दादाजी के पास चले गए। वो नहीं जाना चाहते थे, दादाजी से सब नहीं बोलने वाले थे, लेकिन बेला के सामने उनकी कुछ नहीं चले और बेचारा भीगी बिल्ली बनकर, मतलब डर के मारे, वो दादाजी के पास चले गए। हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मैं तो चुपके से चली आई। कौन? मैं, मंजली बहू। मैं सब सुन रही थी, उधर कुछ काम के लिए गई थी।
जबान है छोटी बहू की या कतरनी। ओ माय गॉड, कितना बोलती है, कितना बोलती है। उसकी जबान है या कैंची। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता। अब जैसे मराठी लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं, किसी को मराठी लैंग्वेज के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है तो उसको मराठी क्या समझ में आएगी। जैसे हमें भी अभी जैसे कोई कन्नड़ होती है, तेलुगु होती है, तमिल होती है, तो हमें नहीं कुछ समझ में आता है। हम तो ऐसे लगते हैं कि कोई एक डब्बा लिया, उसमें कुछ कॉइन डाला है, गुड़ ऐसा, क्योंकि हमें उसमें से कुछ नहीं समझ पाए। जैसे बंगाली थोड़ी बहुत समझ में आती है। वो खाबो को पियो कुछ बोलते हैं, खाबो मतलब पिया, ऐसा ऐसा कुछ उल्टा सीधा होता है। भालो लागছে, हाँ भालो लागছে मतलब अच्छा लगता है। हाँ, परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। बेचारा शर्मिंदगी महसूस करता है, लज्जित हो जाता है। जाने तहसीलदार कैसे बन गया। पत्नी के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, डर जाता है, और पता नहीं कैसे तहसीलदार बन गया। इंदु कहती है बस जबान ही जबान है, बात तो तब है जब काम भी हो। मतलब सिर्फ बोलती तो है, उसके अलावा क्या करती है। जबानी तो है, कुछ काम तो है नहीं। एक काम की कहो तो नाक भौ चढ़ाती। अगर कहा कि बेला या भाभी जरा इतना सा काम कर दो, मुझे नहीं करना है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था। एक बात बता रही इंदु, दादाजी ने क्या कहा था कि ये 4 कपड़े है, धो डालो। वे तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। मतलब बाथरूम जो है वो बाथरूम में अब तक गल रहे हैं, मतलब पड़े हैं। छोटी भाभी गुसल खाने में गल रहे हैं तो उठा क्यों नहीं लाई उन्हें। जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। क्या इस तरह कैसे चलेगा। अगर 2 कपड़े धोने के लिए बोला है तो आप धो डालो ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर छोटी भाभी को और चिंता होती है कि अगर ऐसा ही रहेगा तो कैसा चलेगा। परेश ने समझाया नहीं उसे। बाप रे, परेश में इतनी हिम्मत, बेला को कहेगा कि बेला वो काम कर डाल। इतना सब कुछ कह दिया, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। इंदु कहती है परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। मतलब परेश क्या बोलेगा उसको, वो वही परेश को सुनाती रहती है। वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, मैंने आपको स्टोरी में बोला था। देखो, मंजला बेटा करमचंद घर के सारे सदस्यों को उन्होंने ये 2 चीजें लाई थी, मलमल के थान और अबरों की बात। मलमल के थान, थान का मतलब ऐसे बंडल होता है, मलमल मतलब वेलवेट का कपड़ा, मतलब जिसके कुछ कर्टन बन सकते हैं, और अबरे मतलब ब्लैंकेट्स। घर के सारे सदस्य को लाए थे। सारे सदस्यों ने उसका उपयोग किया, उसको इस्तेमाल किया। अभी तक पड़े हुए हैं किसके पास, बेला के पास, क्योंकि बेला को वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए बेला ने उसे यूज नहीं किया। कह कहकर हार गए परेश महाशय। क्या, बेला उसका उपयोग करो, उसका इस्तेमाल करो, लेकिन बेला ने उसे नहीं किया तो नहीं किया। बहू रानी ने हाथ तक नहीं लगाया। उन्हें और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। क्या कहेंगे कि बेला ने उसका उपयोग नहीं किया। उसको तो बेचारे को शर्म महसूस होती है ना, सबने उसका उपयोग किया और सब, लेकिन बेला ने नहीं किया, तो मैं दादाजी से क्या कहूं। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। बेचारा एक पोस्ट जो है तहसीलदार एकदम निर्भीक होता है, निडर होता है, और ये बेचारा घर में तो अपराधी, जैसे उसके हाथ से कोई गलती हुई है, अपराध हुआ है, ऐसा बेचारा घर में रहता है। हंसती है इंदु और बड़ी बहू भी हंसती है। पर दादाजी के कपड़े कौन से, जो दादाजी ने इंदु को धोने के लिए दी थी।
तुम भी बहन बस ताना देखो, हाँ, व्यंग देखो। क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी जानबूझ के? देखो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितने भी अमीर घर की हो, उसे हर काम की आदत होनी चाहिए। उसका मैका रिच है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि उसको ससुराल भी रिच मिलेगा। पता नहीं ऐसा मध्यम वर्गीय अगर ससुराल मिला कि जहां पर नौकर चाकर है ही नहीं, और इसको अगर काम करने की आदत नहीं है, तो फिर ससुराल में आके क्या होगा? इसके लिए लड़की को मैके में सारे काम करने की आदत होनी चाहिए, फिर वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो। खाना है तो काम तो सबको करना है ना बाबा। हाँ, क्यों? इंदु देखो, उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं क्या जो गल जाएंगे काम करने से? वो क्यों काम नहीं करेगी? जो इंसान पढ़ लिख कर बड़ा होता है, क्या वो काम नहीं करता है? खाना पीना लगता है कि नहीं उसको? क्या ऐसा है कि जो पढ़ता है वो खाना ही नहीं खाता है? तो फिर काम क्यों नहीं करना है? हर एक को काम करना ही पड़ता है। इसलिए इंदु क्या कहती है कि क्यों नहीं धो सकती? उनके हाथ मिट्टी के हैं क्या जो पानी में डालने से गल जाएंगे? बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। ये पहले जमाने में होता था, देखो हुक्का, अभी तो स्मोकिंग करते। अब यहाँ से लेकर एंड तक दादाजी हुक्का ही गुड़गुड़ाते। छोटी भाभी कहती है, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर आहाते में डाल दो। कोई बात नहीं, बेला ने कपड़े नहीं धोए ना, तुम लेकर आओ, हम धो डालते हैं और उसको फटक फटक के आंगन में डाल देते। शायद उन्हें जरूरत हो कि नहीं, दादाजी को मांगेंगे तो क्या कहूं मैं कि बेला ने कपड़े नहीं धोए? अगर मांगेंगे तो कोई बात नहीं, अभी तो तुम धो डालो, मैं बहू को समझा दूंगी कि थोड़ा बहुत काम करो, अगर नहीं होता है तो बता दो कि मेरे पास वक्त नहीं है। अब हमारा यहाँ पहला दृश्य खत्म हुआ, बहुत लंबा, थोड़ा बड़ा था पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य, अभी ये दूसरे दृश्य में दादा मुलराज का जो मंझला बेटा है उसका कैरेक्टर है छोटा सा, थोड़ा सा पात्र। दूसरा दृश्य करमचंद, वो गुस्सा आता है उसको, पता है क्यों? क्योंकि दोपहर में खाना खाया है, थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, उतने में कोई पोता जो है वो आवाज कर रहा है, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे कि तुम। ऐसा होता है देखो कभी कभी कि घर के जो लोग हैं दोपहर को थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को नींद कहाँ, वो तो अपने मस्ती में मस्त होते हैं। तो ये जगदीश भी क्या कर रहा है, कुछ तो आवाज कर रहा है। तो करमचंद ने क्या कहा कि अभी आवाज मत करो, क्योंकि थोड़ा सा आराम करने दो। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, अरे नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को, बच्चे हंसते हैं तो अच्छा लगता है। देखो, एक घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, छोटे बच्चों को डांटने नहीं देते, छोटे बच्चों को मारने नहीं देते। कभी कभी क्या होता है पता है, इस वजह से घर की जो बहू है, बहू और ससुर या बहू और सास के साथ कभी कभी अनबन हो जाता है। अभी जैसे देखो, बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ है तो कहेगी ना कि बेटा खाना खा ले। तो एक बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, नहीं खाता है तो नहीं खाएगा, भूख लगेगी तो अपने आप खाएगा। लेकिन ये बच्चे, आजकल के बच्चे इतने शैतान होते हैं कि उनके पीछे पड़ना पड़ता है अपने को। देखो ना, आजकल के छोटे छोटे बच्चे, उनको खिलाने के लिए हमको उनको मोबाइल पे कोई गाना लगाने देना पड़ता है या कुछ भी, ताकि वो देख देख के खाए। हमारा समय ऐसा नहीं था, खाना है तो खाओ, हम चुपचाप खा लेते थे। तो यहाँ पर ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जैसे कभी बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो हम थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करते हैं तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों डांटते रहते हो बच्चे को? कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेगा। लेकिन कई हद तक वो भी ठीक है, कई हद तक माँ भी ठीक है, कि माँ भी तो अपने बच्चों से प्यार करती है ना। वो क्यों बेवजह
डांटेगी या मारेगी। बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो पढ़ने के लिए उसे कुछ तो बोलना पड़ेगा, डांटना तो पड़ेगा। देखो कोई कोई बच्चा प्यार से मानता है, ओके, तो उसे डांटने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर प्यार से समझाने के बाद अगर वो नहीं मानता है तो फिर थोड़ा सा डांटना है, एक पढ़ोगे कि नहीं। आपको पता होगी ना एक कहावत, घी अगर टेढ़ी उंगली से, सॉरी, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली, तभी वो घी निकलता है। ऐसा ही बच्चों के साथ हम प्यार से ही व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर वो प्यार से नहीं माना तो फिर थोड़ा सा डांटना पड़ता है या कभी कभी हाथ भी उठाना पड़ता है। लेकिन ये बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। जैसे यहाँ करमचंद ने कहा कि जरा आराम करने दो, तो दादाजी क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। बच्चे हंसते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी। एक ब्रांच है, एक टहनी है, बच्चों ने क्या किया, शायद वो डाली गिर गई होगी तो उन्होंने वो लाया और आंगन में क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। बच्चे हैं वो, उनको क्या समझ में आ रहा है। और क्या कर रहे हैं पता है, उसे पानी दे रहे हैं। तो दादाजी हंसते हैं, पता है क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, नहीं जानते कि पेट से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। राइट की रॉन्ग? राइट। जो डाल सूखी है, सूखने के कारण नीचे गिर गई है, बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या समझता है, वो डाल ऐसे ही मिट्टी में खड़ी कर दी और उसको पानी डाल रहे, उनको नहीं पता। और दादाजी देखकर हंस रहे हैं। मैं कहाँ करता हूँ ना बेटा, एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता नहीं आएगी। समझे कुछ? देखो कुछ कुछ उदाहरण ना इतने मस्त दिए यहाँ दादाजी ने। एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। जो डाली पेड़ के साथ है वो जितनी सुंदर लगती है, लेकिन वही डाल अगर नीचे गिर जाती है, उसको हम जमीन पे उगाते हैं, तो जो पेड़ पे दिखाई देती है वो नीचे अच्छी नहीं लगेगी। उदाहरण क्या देना चाहते हैं दादाजी? और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ के भांति है। भांति मतलब की तरह। इतना बड़ा विशाल वृक्ष है ये बरगद का, इतना बड़ा हमारा परिवार है, बिल्कुल बरगद के पेड़ की तरह। अब देखो करमचंद, शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। किसकी ओर इशारा है? आप समझ में आए? बोलो। ये बेला की ओर संकेत है, क्योंकि बेला चाहती है कि वो अलग हो जाए। इसलिए करमचंद ने क्या कहा कि अब आपको ऐसा लगता है, आपको नहीं, अब ऐसे लगता है कि एक डाली इस पेड़ से टूटकर अलग हो जाएगी। मतलब एक परिवार इस घर से अलग हो जाएगा। दादाजी को चिंता, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए। कौन छोटा? परेश। परेश? पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? करमचंद कहता है कष्ट उसे तो नहीं है, छोटी बहू को है। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। देखो कितना अच्छा उदाहरण दादाजी ने यहाँ दिया है। शिकायत जब छोटी होती है ना, उसे तभी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन शिकायत जैसे बढ़ती है ना, उस बढ़ने के बाद हम उसको कितना भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, वो शिकायत को सॉल्व नहीं होती। दादाजी ने उदाहरण दिया, देखो, हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है।
और यही घाव नासुर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। आप ये आंसर में लिख सकते हो, उसका मीनिंग देखो क्या है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, अगर हम सॉल्व कर दे तो वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है या वो होता ही नहीं है। उदाहरण दिया है, जैसे खेलते खेलते गिर गए, जैसे एक्स रमेश है, क्यों खेलते खेलते गिर गया, थोड़ी सी खरोच आई, तो हमें भी कितनी बार आती है, तो हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वो ठीक हो जाता है। तो तत्काल हमने उस पर दवा नहीं लगाई, तत्काल मतलब उसी समय लगा दो, तो क्या होगा, वो जख्म बढ़ेगी नहीं। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो वो घाव धीरे 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 बहुत बढ़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, वो घाव बढ़कर नासुर हो जाता है, इतना बड़ा बन जाता है जिसमें पानी जमा हो जाता है। फिर वो पानी सुखाने के लिए लाख मरहम लगाओ तो वो घाव ठीक नहीं होता। वैसे शिकायत जब छोटी है उसे हमें तुरंत सॉल्व कर लेना चाहिए। उदाहरण दिया है घाव का। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। दर्प पता है आपको, आपका जो ग्रामर बुक है उसमें वो है पर्यायवाची के लिए। दर्प पता है, घमंड, अहंकार, मतलब जो छोटी बहू कौन, बेला, इस छोटी बहू के मन में घमंड बहुत ज्यादा है, ऐसा करमचंद ने अनुभव किया। पता है क्यों, याद रखना, करमचंद ने जो 2 चीजें लाई थी, याद है आपको, मलमल के थान और रजाई के अब्रे, सब ने उसका उपयोग किया, लेकिन बेला ने हाथ तक नहीं लगाया। अब बेचारा परेश डर के मारे दादाजी को बोलता ही नहीं, अगर दादाजी को बोला तो दादाजी बोलेगा क्यों नहीं, इसलिए उस बेचारे ने बोला ही नहीं। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अब्रे लाकर दिए थे ना, मैंने मीनिंग क्या बोला था आपको दोनों वस्तु का, रजाई के अब्रे मतलब ब्लैंकेट, और मलमल के थान मतलब वेलवेट का एक कपड़ा, थान मतलब तो बंडल, सबने तो रख लिए, पर मैंने सुना है छोटी बहू को पसंद नहीं आया। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है, इसलिए मैंने जो 2 चीजें लाकर दी वो बेला ने इस्तेमाल नहीं किया, और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। घृणा अंडरलाइन करके मीनिंग लिखो नीचे, नफरत। दादा बहुत अच्छे से इस पैराग्राफ में समझाते हैं, आप समझेंगे तो आप कोई भी आंसर में लिख पाएंगे। देखो बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, ये मैंने आपको कहा कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। देखो मैं बहुत बड़ा हूं, ये दिखाने की चीज नहीं है, ये दिल से होना चाहिए। आपके व्यवहार से आपको कोई कहे क्या कि हाँ ये इंसान बहुत दिल से बड़ा है, दिल से उदार है। अगर तुम कहो, जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ा कहो, तो उससे मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगी, या किसी ने कहा कि मुझे बड़ा कहो, तो वो इंसान बड़ा नहीं बन जाएगा। उसको अपने व्यवहार से दिखाना है। दिखाना मतलब व्यवहार ऐसा रखे कि सामने वाले के मुंह से निकले कि वह कितना दिलदार है, कितना बड़ा है, कितना उदार है। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता।
ये बात तो सच है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे क्लास में कोई एक आध स्टूडेंट थोड़ा सा ऐसा होता है मस्ती वाला, उसको हम लाख समझा दे लेकिन वो समझता ही नहीं। अगर आप उसके साथ गुस्से से बात करेंगे तो वो बच्चा अपना व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। जैसे आपने सबके सामने उसको उठाया, खड़ा किया और सबके सामने उसका इंसल्ट किया, क्या तुमको समझ में नहीं आता है? कितनी बार कहा है तुमको, समझ में नहीं आता है, मूर्ख कह के। ऐसा अपमान करने से वो बच्चा और ज्यादा नफरत आपसे करेगा, क्योंकि आपने सबके सामने उसका अपमान किया। तो आपको उस बच्चे के साथ प्यार से व्यवहार करना है। देखो कैसे बदलता है वो, कैसे वो आपका कहना मानता है। अगर आपने उसे प्यार से समझाया तो वो आपका कहना 100% मानेगा। दादाजी वही समझाते हैं कि अगर सामने वाला हमसे नफरत करता है और अगर हम भी उससे नफरत करें तो वो प्यार में बदलेगा ही नहीं। सामने वाला हमसे नफरत करता है लेकिन हम उसके साथ प्यार से व्यवहार करें तो 100% उसकी हमारे प्रति जो नफरत है गायब हो जाएगी। इसके लिए नफरत के बदले उसको प्यार दो। बहु तभी पृथक होना चाहेगी। पृथक मतलब अलग होना, लिखो अंडरलाइन करके। पृथक मतलब अलग होना। बहु कब पृथक होना चाहेगी? जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। ठीक है, वो नादान है, एक चीज उसे पसंद नहीं तो वो थोड़ा सा नफरत करते, तो कोई बात नहीं, उसको प्यार से समझाओ। अगर आपने उसको गुस्से से व्यवहार किया, क्या है तुमको इतना मैंने समझता है, नहीं पसंद तो मत रखो ना, ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो आपके साथ नफरत ही करेगी। दादाजी वही समझा रहे हैं, अगर बहू तुमसे नफरत करती है तो तुम उसे प्यार दो। अगर नफरत के बदले नफरत मिलेगी तो ऑब्वियसली वो इस घर से अलग ही होगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले, स्नेह मतलब प्यार, प्रेम, तो पता है क्या होगा? उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़ेगी। पहले क्या होगी? जो नफरत है ना हमारे प्रति वो धुंधली पड़ेगी, मतलब कम कम होगी, और उसके बाद लुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती ना। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, अगर मैंने कहा कि मुझे बड़ा कहो, सामने वाला आपको बड़ा नहीं कहेगा। हाँ, भले 2 मिनट के लिए कह देगा कि आप उनसे बड़े हो, लेकिन वो दिल से आपको बड़ा नहीं मानेगा। किसी को बड़ा कहने से हम बड़े नहीं बन जाते। तो महानता अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। आपका व्यवहार ऐसा रखो कि उससे पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति महान है। हम भी तो किसी के बारे में ऐसा रिमार्क देते हैं कि नहीं वो इंसान बहुत बड़ा है। कैसे? क्या उसके चेहरे पे लिखा है या उसने तुमको कहा कि मुझे अच्छा कहो? नहीं ना। तो उसके व्यवहार से तुमको पता चला, या तुम उसके व्यवहार से ऐसा लगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है। इसके लिए व्यवहार से तुम्हारी महानता अनुभव कराई जा सकती है। एक उदाहरण दिया है, ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी, मतलब बहुत ऊंचा वृक्ष है कि जिसने आकाश को छू लिया। अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन में समस्त ताप को हर ले, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। इसका अर्थ क्या है? देखो, एक वृक्ष है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन उस वृक्ष को पत्ते ही नहीं, तो आपको उस वृक्ष से शीतलता मिलेगी नहीं। कब मिलेगी? जब उस वृक्ष को घने पत्ते आएंगे, तब वो हमारे दिल पर एक खुशी मना पाएगा।
और जिससे हम खुश हो जाएंगे, हमारे प्राणों में पुलक भर दे। पुलक भर देना मतलब खुश हो जाना। अब इसके बाद का जो है, हमने आपको पुलक भर दी, हमने आपको खुश कर दिया, क्योंकि आपका लेक्चर खत्म हो गया तो आप बच्चे खुश हो गए, है ना। भी इसके बाद का जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।